हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग के फाउंडेशन बैच के साथ साथ एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझते हुए चलिएगा। यहाँ देखिएगा बोला क्या है। बोला है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 6:1 का अनुपात है और उनके आधारों का अनुपात 3:2 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग डेल्टा से दर्शाते हैं। क्या होता है? 1/2 गुने आधार, आधार यानी कि b और ऊंचाई यानी कि h। आधार को b से और ऊंचाई को हम लोग h से दर्शाते हैं। यही क्या होता है? यही आपका किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कब? जब क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दे रखा हो। तो यहाँ बोला है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल में 6:1 का अनुपात, यानी कि डेल्टा का जो रेशियो है ना, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह आपका है 6:1। अनुपात का मतलब आप समझ रहे होंगे, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल बट्टा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। मान लीजिए आधार x है, ऊंचाई y है, तो x गुना y। और बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा, फिर क्या लिखेंगे? 1/2 गुने दूसरा का आधार p है और ऊंचाई q है, तो 1/2 गुने p गुने q। तो 1/2 ऊपर वाले में भी आएगा, नीचे वाले में भी आएगा, मतलब यह क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो होता क्या है कि जब डाटा आपका अनुपात के फॉर्म में देता है तो उस केस में हम लोग यह जो आपका कांस्टेंट होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। मतलब इसमें क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई होगा, इसमें भी क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई होगा। यह क्या है? आधार और ऊंचाई का गुणनफल, और यह भी आपका आधार और ऊंचाई का गुणनफल है। आगे बोला उनके आधारों में, इसके आधार का अनुपात क्या दे रखा है? आधार का अनुपात दे रखा है 3:2। हमें क्या बताना है? हमें इस क्वेश्चन में बताना है दोनों के ऊंचाई का अनुपात। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? अभी आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई में अगर आप आधार से भाग करते हैं क्या निकल जाएगा? आपका ऊंचाई निकल जाएगा। उसी तरीके से आधार गुने ऊंचाई में अगर आप आधार से भाग करते क्या निकल जाएगा? ऊंचाई निकल जाएगा। तो पहला का जो ऊंचाई होगा वह 2 हो जाएगा, दूसरा का 1/2। अनुपात में वैल्यू आपका भिन्न के रूप में बैलेंस नहीं समझा जाता है, तो इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस अब कैसे होगा? देखिए, इसके बट्टा वाला वैल्यू से इसमें गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4, इधर आपका 1 है तो 1 रहेगा, यानी इसके ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1। अब इसको यहां से फिर से समझिए। अगर मान लीजिए कि दो त्रिभुज के आधार में 2:1 का अनुपात दिया है और ऊंचाई का अनुपात आपका 3:2 का है। अब आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप कैसे निकालिएगा? सिर्फ आधार गुने ऊंचाई करना है। 2 3 6 और आधार गुने ऊंचाई 1 गुना 2 क्या हो जाएगा? 2। अगर यह वैल्यू कट रहा है तो हम इसको काटेंगे। कांस्टेंट का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अनुपात में दोनों जगह आपका यह कांस्टेंट आ जाएगा। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 से तो 1/2 कट चुका होगा, यानी इसमें क्या होगा? केवल आधार गुने ऊंचाई होगा। तो आधार गुने ऊंचाई में जब आधार से भाग करेंगे तो पहला का ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई में जब हम आधार से भाग करेंगे तो दूसरा का ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे आपका निकल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए नंबर 2 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है आपका? बोला है एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन क्या होगा? देखिए, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग होता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई। अगर बात हम लोग कर रहे हैं किसी भी आयताकार हॉल की, किसी भी कमरे की, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि फर्श आयताकार होता है और जैसा फर्श का क्षेत्रफल होगा वैसा ही छत का क्षेत्रफल होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 2 × लंबाई गुने चौड़ाई। तो फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? किसी भी कमरे के फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग होगा 2 × लंबाई गुने चौड़ाई। 2 क्यों लगाए हैं? लंबाई गुने चौड़ाई फर्श का, फिर प्लस लंबाई गुने चौड़ाई छत का, दोनों मिला के 2 × लंबाई गुने चौड़ाई। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। यह दोनों बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक हॉल के फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग इसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, यह क्या है? फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग है, और यह क्या है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई।
इतना क्लियर है। अब जो वैल्यू दे रखा है उसको यहाँ पे पुट करिए। हॉल बोला है 15 मीटर लंबा है, लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, तो 2 के स्थान पे 2, 2 से तो 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए। लंबाई के जगह अब क्या लेंगे 15, चौड़ाई की जगह क्या लेंगे 12, तो 15 गुने 12 बराबर लंबाई की जगह 15, चौड़ाई की जगह 12, तो 15 12 कितना हो जाएगा 27 इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पे h। इस वैल्यू को आप काट लीजिए, देखिए कटेगा 3 से काटिएगा तो 3 नमा 27 हो जाएगा, 3 से काटिएगा 3 चौके 12, 3 से काटिए 3 तिया 9, 3 से काटिएगा 3 पंचे 15, इधर क्या है 5 चौके 20 बराबर, इधर 3 है, 3 इस तरफ लेके आएंगे तो भाग में जाएगा 20/3, यही वैल्यू किसका हो गया h का वैल्यू हो गया। यानी लंबाई चौड़ाई था पहले से, हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पे ऊंचाई निकाला। लंबाई और चौड़ाई पहले से पता था, हमने यहाँ पे ऊंचाई भी निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है हॉल का आयतन। हॉल कहने का मतलब क्या होगा, हॉल कहने का मतलब कि यह जो है वह आपका घनाभ है, और घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई देख लीजिए पहले से पता है 15, चौड़ाई कितना है 12 और ऊंचाई अभी हम लोगों ने कितना निकाला 20/3। बस इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा 3 पंचे 15, 12 पंचे 60, 60 गुने 20 कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 120, 1 0 है तो 1 0 और रहेगा। मीटर के रूप में सब डाटा है तो मीटर क्यूब यही आपका क्या होगा, यही आपका इसका आयतन हो जाएगा। हमने इस डाटा के मदद से पहले क्या किया ऊंचाई निकाला, और एक बार ऊंचाई निकल गया उसके बाद हम लोगों ने आयतन निकाल लिया। आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 3 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ देखिएगा बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाया गया और 4 सेंटीमीटर व्यास की छोटी गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला गया, तो बनने वाली छोटी गेंदों की त्रिज्या। देखिए जहाँ भी सर्किल होगा वहाँ पे आपका बात त्रिज्या का होगा, और त्रिज्या जो होता है वह व्यास का 2 गुना होता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में व्यास यानी कि डायमीटर, व्यास को डी से डिनोट करते हैं, व्यास दे रखा हो तो व्यास का आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, अगर आप व्यास का आधा करते हैं तो इससे आपका त्रिज्या निकल जाएगा। अगर व्यास दे रखा हो तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, और अगर त्रिज्या दे रखा हो व्यास निकालना हो तो त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी, जब भी बात हम लोग करेंगे गोले की यानी कि स्फेयर की बात अगर हम लोग करें गोले की, आगे भी गोला से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से समझ लीजिए। गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, वह होता है आपका 4/3। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। यह क्या होता है गोले का आयतन। किसी भी गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो जब भी आपको यह बोला जाए कि किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में बदला गया है तो उस आकृति का कुल संख्या कितना होगा, तो जब आकृतियों की संख्या निकालना होगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि बड़े गोले के आयतन में, अगर गोला है, गोला से ही गोला बनाना है, तो बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग करेंगे। अगर घन को पिघला करके छोटा घन बनाना है तो घनों की संख्या पूछिए तो बड़े घन के आयतन में हम लोग छोटे घन के आयतन से भाग करेंगे, यानी कि आयतन में भाग करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक घन है, इसको पिघला करके 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाला छोटा गोलाकार गेंद बनाया गया है। मतलब इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके इतना सेंटीमीटर व्यास वाला कितना गोला बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग करेंगे। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो r के जगह क्या वैल्यू है आपका 4 है, तो 4 का क्यूब यानी 4 गुना 4 गुना 4, यही तो लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। बट्टा में देख लीजिए, बट्टा में छोटे गोले का आयतन क्या होगा, गोला ही है तो आयतन तो ऐसे ही निकालेंगे 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ देख लीजिए व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना होगा इसका आधा, तो त्रिज्या हो जाएगा 0.2, तो इसका क्यूब करेंगे तो 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, यही करना होता। देखिए यह चीज़ तो आपका कॉमन है, जो कांस्टेंट है वह तो ऊपर भी आया है नीचे भी आया है, यह तो आपका आपस में कट जाएगा। यानी सीधे हम इतना बट्टा इसका क्यूब बट्टा इसका क्यूब कर लेते, बड़ा वाला का त्रिज्या बट्टा छोटा वाला का त्रिज्या का क्यूब कर लेते, फिर भी हमारा आंसर आ जाता। अब यहाँ देखिए पॉइंट हटा लीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुने 1000 कितना हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो गया 8000 हो गया। एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा देख लीजिए डायरेक्ट तरीका क्या होता है, जब भी गोला का क्वेश्चन रहे या घन का क्वेश्चन रहे, अगर बोला जाए कि कितना गोला बनेगा, गोलों की संख्या पूछे या घनों की संख्या पूछे, तो एक छोटा सा काम करना है, बड़ा का आयतन कहाँ रखना है आपको ऊपर रखना है
और बट्टा में छोटा का बड़े की त्रिज्या, बट्टा में क्या रखना है छोटे की त्रिज्या, और इसका क्या करना है आपको, इसका आपको कर लेना है क्यूब। बस इतना सा काम आपको करना है। अब यहाँ देखिए पॉइंट अगर हटाइएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 0, 2 से काटिएगा 20 और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8000। बस इतना सा कैलकुलेशन आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, बोला है यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 33.1/3% घटा दिया जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। आयतन में परिवर्तन हम लोगों से पूछा गया है। समझिएगा, त्रिज्या को क्या किया 20% बढ़ा दिया है, तो 20% का मतलब समझते हैं क्या होता है। हाँ सर, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5 और 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। जब आप 20% का वैल्यू निकालिएगा तो 1/5 आएगा। 20% यानी 20/100, 1/5। 33.1/3, 33 यानी 99 और 100, 100/3, फिर बट्टा में 100 होगा प्रतिशत के लिए, काटेंगे तो 1/3, ये इसका वैल्यू हो गया। यह चीज़ हम लोग को याद ही रहता है। अब क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला है, त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया है। त्रिज्या को क्या किया गया, 20% बढ़ाया गया है, यानी कि 1/5 बढ़ाया गया। तो 1/5 बढ़ाया गया यानी पहले 5 था तो अब उस पर 1 की वृद्धि कर दिया जाएगा, यानी अब कितना हो जाएगा 6। 1/5 बढ़ाने का मतलब अगर पहले 5 था तो अब त्रिज्या हो जाएगा 6। और ऊंचाई को 33.1/3% कम किया गया, इसका मतलब ऊंचाई अगर पहले, ऊंचाई देखिएगा, ऊंचाई अगर पहले 3 था तो अब कितना का कमी हो जाएगा 1 का, यानी अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों के त्रिज्या का अनुपात आ गया, ऊंचाई का अनुपात आ गया। पहले त्रिज्या 5 तो अब 6 हो जाएगा, और अगर पहले ऊंचाई 3 तो अब क्या हो जाएगा 2। हमें क्या बताना है, हमें बताना है आयतन में क्या प्रभाव होगा। तो आयतन निकालिए क्या होगा, आयतन क्या हो जाएगा πr²h, तो r² × h करिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75 पहला का आयतन। दूसरा का आयतन r² × h करिए, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72। आप बोलिएगा कि सर πr² क्यों नहीं किए, तो देखिए एक का त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 3 है, तो इसका आयतन क्या होगा πr² × h, और दूसरा का त्रिज्या 6, ऊंचाई 2 है, तो इसका आयतन क्या होगा πr² × h। तो पाई यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम यूज नहीं करते हैं अनुपात में, क्योंकि वह तो कट ही जाता है। तो सीधे क्या करेंगे, पाई दोनों जगह मिलेगा, हटाइए, r² × h आयतन, r² × h आयतन। अब दोनों के आयतन का अनुपात निकल गया। पहले अगर आयतन आपका 75 था तो अब आयतन कितना हो जाएगा 72। आयतन में क्या हुआ, वृद्धि की कमी। सर आयतन में कमी हो गया, कितना का कमी हो गया 3 का, 75 से 72 हो गया 3 का। 3 का कमी कितना पे आया 75 पे। अब तो परसेंटेज से हम लोग सोल्व करेंगे इसको, 75 से 72 हो गया, यानी 3 का कमी आया। कितना पे कमी आया 3 पे, 75 पे। पहले तो 75 ही था ना। प्रतिशत में कितना का कमी, गुना करेंगे हम कितना से, 100 से। अब हमें यह पता लग गया कि कितने प्रतिशत की कमी। 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 से काटिए 25 चौके 100, यानी कि 4% का क्या हो जाएगा आपका, 4% का कमी हो जाएगा। किस में, आयतन में। आयतन में 4% की कमी कब होगा, जब हम त्रिज्या को 20% तो बढ़ाएंगे लेकिन ऊंचाई को 33.1/3% घटाएंगे तब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा यहाँ पे 5। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5 होगा ना। चलिए नंबरिंग मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। यहाँ क्या है देखिएगा, बोला यदि एक गोले की त्रिज्या 25% कम हो जाए तो इसके सतह के क्षेत्रफल कितना कम होगा। गोले की त्रिज्या 25% कम। अच्छा 25% का मतलब क्या होता है सर, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 25% कम होने का मतलब कि अगर पहले त्रिज्या 4 था, देखिए अगर पहले त्रिज्या 4 था तो अब 1 कम जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3। 1/4 की कमी, यानी अगर पहले वाला 4 था तो अब उसमें 1 की कमी कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 3। तो 25% कम होने का यही मतलब कि 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर त्रिज्या 4 से 3 हो गया तो पूछा क्या हम लोगों से, इसके सतह के क्षेत्रफल में, इसके सतह के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया या इसका लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²।
4 पाई इधर भी लिखेंगे, 4 पाई इधर भी लिखेंगे, तो इससे तो यह कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, केवल आर स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। देखिए त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर और इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई यहाँ भी है यहाँ भी है तो कैंसिल होगा ना, अनुपात है तो वास्तव में यही बचेगा 16:9। अब बोला है कि इसकी सतह के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, तो पहले सतह का क्षेत्रफल 16 था, अब क्या हो जाएगा 9। तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है 7 का। 7 का कमी कितना पे, 7 का कमी 16 पे हो रहा है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से कर लेंगे गुना। 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 से काटिए 25, 25 सते 175/4, 175/4 करिएगा 43.75% की कमी हो जाएगा। किसमें, सतह के क्षेत्रफल में। जैसे ही आप अनुपात में कन्वर्ट करते हैं वैसे ही आपका पता लग जाता है कि कितने % की यहाँ पे कमी हो जाएगी। 16 से 9 हो गया, मतलब कमी कितना का हो रहा है, कमी 7 का हो रहा है। कितना में, पहले 16 था तो अब 9 होगा, तो 16 में बट्टा में 16 लिखेंगे। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए हम गुना करेंगे इसमें 100 से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 6 होगा। नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोला है देखिएगा। यहाँ बोला एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 14, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू एच, यही तो होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, यह होता है किसी भी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला के बिना तो आपका बनेगा नहीं मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है कि बेलन की ऊंचाई 20 है और त्रिज्या 14 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई के जगह 22/7, आर के जगह कितना है त्रिज्या 14 और ऊंचाई के जगह जो ऊंचाई है इसका कितना रखेंगे हम 20 रखेंगे। कैलकुलेशन इसका करिए, आंसर आपका आ जाएगा 7 से काटिए 7 दूना 14, 22 दूना हो जाएगा 44, दूना 88 गुना 20 176, यानी कि 1760। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह कहता है, गौर से देखिएगा, कि हमारा आंसर कौन होगा, 22/7 यूज किए हैं ना, तो चलिए 22 तो कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर वह होगा, बट्टा में तो 7 ही रहता है, तो हमारा आंसर वह होगा जो 22 से कटेगा। और 22 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो वह 11 से भी कटेगा। अगर कोई नंबर 8 से कट रहा है तो वह 4 से भी तो कटेगा, 2 से भी तो कटेगा, 6 से कट रहा है तो 6 के सभी गुणनखंड से कटेगा। तो हमारा आंसर कौन होगा, जो 2 × 22 × 2 × 20 का गुणनफल होगा, इन सभी का गुणनफल होगा। और 22 कहने का मतलब कि 11, तो हमारा आंसर वही होगा जो 11 से कटेगा। तो 11 से कटने वाला नंबर कौन है, देखिए यह नंबर 11 से नहीं कटेगा, यह भी 11 से नहीं कटेगा, यह भी 11 से नहीं कटेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो जहाँ भी आप पाई यूज करते हैं वहाँ पे, जहाँ भी आप पाई यानी 22/7 यूज करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास यह भी होता है कि हमारा आंसर वही उसी के होने की पॉसिबिलिटी है जो 22 से कटेगा, मीन्स कि जो 11 से कटेगा। और 11 का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर अगर 0 या 11 का मल्टीपल हो, यानी 11, 22, 33, 44 हो, तो वही संख्या 11 से कटता है। क्या यहाँ पे 2120 जो है वह 11 से नहीं कटेगा, कैसे पता चला, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, तो 2 का अल्टरनेट नंबर 2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। 1 का अल्टरनेट नंबर 0, तो 1 + 0 1 हो जाएगा। इसका अंतर कितना का आया, 3 का आ गया, यह आपका 11 से नहीं कटेगा। इस वाले को चेक करिए, 1760 है अल्टरनेट, देखिए अल्टरनेट 1 का अल्टरनेट 6, तो 6 और 1 7, 7 + 0 जो बच गया वह भी अल्टरनेट में 7, 7 - 7 कितना 0, यानी यह 11 से कट जाएगा। तो आप अगर 11 की डिविजिबिलिटी को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से भी अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, यहाँ पे बोला है एक ठोस गोले को गलाया गया, अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, और लंबवृत्ताकार शंकु में ढाला गया। गोले को गलाया गया, बनाया गया शंकु, इसका सीधा सा मतलब है गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। आगे पढ़ते हैं, जिसकी आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर, यानी दोनों का त्रिज्या क्या है, इक्वल है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात कर रहा है दो आकृति की, एक तो गोले की यानी कि स्फीयर की, और दूसरा यहाँ पे है आपका शंकु यानी कि कोण। शंकु को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। बोला है दोनों का त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, तो अगर इसका त्रिज्या x है तो इसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका भी त्रिज्या x हो जाएगा। और गोले में त्रिज्या से ही आपका आयतन निकल जाता है, लेकिन शंकु के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, और गोला का होता है 4/3 πr3, अभी लिखेंगे भी। अब क्या बोला है, इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई
और उसकी त्रिज्या का अनुपात। हमें क्या बताना है? शंकु की ऊंचाई और शंकु के ही त्रिज्या का अनुपात, शंकु के ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। क्वेश्चन आपका यही है। हमें यहाँ पे बताना है शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई तो पहले आप निकाल लीजिए, और जैसे ही ऊंचाई आपका निकल गया वैसे ही आपको बताना है इसके ऊंचाई और इसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। यही आपका क्या है? यही आपका क्वेश्चन है, इसके ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब आइए सबसे पहले देखिए, गोले की त्रिज्या कितना है? x, चूंकि दोनों का त्रिज्या बराबर है तो गोला का त्रिज्या x है, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो r के जगह x है तो x का क्यूब हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। तो r के जगह क्या है? x, तो x स्क्वायर इंटू h, तो h तो पता है नहीं, h को हम h ही रहने दिए, ठीक है। यह गोले का आयतन, यह शंकु का आयतन। त्रिज्या तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ऊंचाई नहीं पता है। दोनों आपस में बराबर, बराबर क्यों है? क्योंकि इस गोले को ढाल करके और गला करके शंकु बनाया गया है, इस वजह से। तो देखिए 3 नीचे में यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल होगा। पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर से काटेंगे एक्स क्यूब को तो क्या बचेगा? x बचेगा। अब इधर देखिए 4 गुना x यानी कि 4x बराबर इधर क्या है आपका h, तो h का मान आ गया। h क्या है? शंकु का ऊंचाई कितना आ गया? 4x। तो शंकु का ऊंचाई आपका निकल गया 4x, त्रिज्या पहले से पता था x, इसी का अनुपात बताना है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। दोनों वैल्यू x से कटेगा तो x से काटिएगा, यह कितना बार में? 4 बार में, और यह 1 बार में। 4x, अनुपात का मतलब बट्टा x, इससे यह कैंसिल, ऊपर में 4 नीचे में कुछ नहीं मतलब 1। तो इसके ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात यही आपका हो जाएगा 4:1, यानी विकल्प डी। नंबर 7 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखिए क्या है, बोला है एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20, 16 और 12 है। यदि घनाभ को पिघला करके 4 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं तो घनों की संख्या, किसकी संख्या पूछा है? घनों की संख्या पूछा है। तो हम क्या करेंगे? घनाभ के आयतन में भाग करेंगे घन के आयतन से। तो घनाभ का देखिए लंबाई कितना है? 20, चौड़ाई कितना है? 16 और ऊंचाई कितना है? 12। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यह क्या हो गया? घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन में हम क्या करेंगे? घन के आयतन से भाग करेंगे। तो घन का त्रिज्या कितना, घन का भुजा कितना है? 4, तो आयतन हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो भुजा 4 है तो 4 का क्यूब, 4 गुने 4 गुने 4। ऊपर क्या था? घनाभ। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग करेंगे तो घनों की संख्या, जिसका भी संख्या निकालना होगा उसको हमेशा कहाँ रखना है? नीचे रखना है। सोल्व करिए, 4 से काटिएगा, 4 चौके तो 16 आपका कैंसिल हो गया, और 4 से काटिए, 4 तिया 12, 20 गुने 3 कितना हो जाएगा? 60। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं सर? कुल मिला के 60 घन बनाए जा सकते हैं 20, 16 और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाभ को पिघला करके। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलिए। सवाल नंबर 9। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है। यहाँ बोला है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 16, 12, 15 है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे छड़ की लंबाई। कोई भी जो कमरा होता है वह घनाभ के आकार का होता है। वैसे भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दे दिया, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब किस में होगा? घनाभ में भी होगा। और किसी भी घनाभ के, किसी भी कमरे में, जो कमरा होता है वह घनाभ के आकार का होता है, तो किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाली जो सबसे लंबी बांस होगी वह उसके विकर्णवत होगा। अगर आप उसको विकर्णवत रखते हैं, तिरछा रखते हैं, तो वही बांस क्या होगा? सबसे लंबा होगा। किसी भी पेंसिल में, किसी भी पेंसिल के डब्बे में रखी जा सकने वाली पेंसिल की सबसे बड़े पेंसिल की लंबाई, यानी आपसे क्या पूछा है? उस डब्बे का विकर्ण। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है इस कमरे का विकर्ण यानी कि डायगोनल, और किसी भी कमरे का जो आयताकार कमरा होता है उसका विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे बांस की लंबाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किसी डब्बे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे पेंसिल की लंबाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों से डायगोनल पूछा गया है। ठीक है, तो एल स्क्वायर करिए। लंबाई कितना है आपका? 16, तो 16 का स्क्वायर 256। चौड़ाई कितना है? 12, 12 का स्क्वायर 144। और ऊंचाई कितना है आपका? 15, 15 का स्क्वायर 225। सभी वैल्यू को अगर आप जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25, यानी कमरे का जो विकर्ण होगा वह आपका कितना हो जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 10। यहाँ देखिए क्या बोला है। बोला है 2 ठोस गोले का आयतन का योग 1144/3
दो ठोस गोलों के आयतन का योग दिया है 1144/3। अच्छा देखिए, दो गोलों के आयतन का योग कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से 4/3 पाई, तो पाई की जगह क्या ले लेंगे हम 22/7 इंटू r³। तो एक बड़ा त्रिज्या ले लेते हैं और एक छोटा, यही आपका क्या होगा, दो गोलों के आयतन का योग। ऐसे क्यों निकाले हैं सर, हम एक का त्रिज्या अगर कैपिटल R लेते हैं और एक का त्रिज्या स्मॉल r लेते हैं, तो जिसका त्रिज्या कैपिटल R होगा उसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³, यह हो जाएगा एक गोले का आयतन, और दूसरे का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r लिए है तो इसका क्यूब हो जाएगा। 4/3 यहाँ भी है, 4/3 पाई यहाँ भी है, तो इसको कॉमन निकाल लिए, 4/3 पाई यानी 4/3 इंटू 22/7 कॉमन निकाले, तो यहाँ क्या बचेगा r³, यहाँ क्या बचेगा r³, तो r³ प्लस r³, यही क्या है, दो गोलों के आयतन का योग। जबकि दिया कितना है, दिया है 1144/3, 1144 बट्टा कितना हो जाएगा 3। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहली चीज़ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 को तो आप कैंसिल आउट करिए। 4 से अगर आप इसको काटते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 8 32 और 4 छक्के 24, 286। 22 से अगर आप इसको काटते हैं तो 22 से कम 22, क्या बचेगा यहाँ पे 6, 22 त्रिक 66। यहाँ पे हमारे पास हो गया r³ प्लस r³, तो r³ प्लस r³ बट्टा में 7 है, 13 में गुना, 13 सत्ते 91। एक तो आपका यह डाटा है। दूसरा उनके त्रिज्याओं का योग 7 है, यह क्वेश्चन में दे रखा है उनके त्रिज्याओं का, तो एक का त्रिज्या कैपिटल R, दूसरा का स्मॉल r, इसका वैल्यू क्या है 7 है। अब इसके बेसिस पर हमें क्या बताना है, उनके त्रिज्याओं का अंतर। तो जब दोनों का त्रिज्या निकल जाएगा तो उसका अंतर निकाल लेंगे। तो दो चीज़ें हमारे पास, r³ प्लस r³ का मान 91, r प्लस r 7 है, तो r माइनस r का वैल्यू क्या होगा। तो आप दो ऐसा नंबर चुनिए जिसको जोड़ने पर 7 आए और उसके घनों का योग जो है वह 91 हो जाए। तो अगर हम कैपिटल R का मान 5 लेते हैं तो पॉसिबल है, नहीं है। 5 का क्यूब 125, 91 से ज़्यादा हो गया। 4 लेते हैं तो 4 लेते हैं तो संभव है, R का मान अगर 4 लेंगे तो 4 का क्यूब 64, 64 में कितना जोड़ने पर 91 27, तो स्मॉल r का मान 3 लेना पड़ेगा। देखिए 4 प्लस 3 7, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 64 27 91 में हो जाएगा। तो दोनों r का वैल्यू पता लग गया, 4 और 3, 4 माइनस 3 क्या होगा 1, यही हो जाएगा उनकी त्रिज्याओं का अंतर। हमें बताना था उनके त्रिज्याओं का अंतर। त्रिज्या दोनों का निकाल लेंगे, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर उसका अंतर भी हम लोग निकाल सकते थे। तो यह था आखिरी क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कॉन्सेप्ट जो है जो आज की क्लास में बताया गया है वो कैसा लगा।